अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि नई हुकूमत, नया सदर और पार्लियामेंट का पहला मुश्तरका इजलास। लेकिन सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान वही पुरानी हंगामा आई। ना माजी ताबनाक, ना हाल बेमिसाल। ऐसी है पार्लियामेंट में अवामी नुमाइंदों की सूरत हाल। अगर पार्लियामेंट को एक स्टेज मान लिया जाए तो इस पर अदाकारी करने वाले किरदार तो बदलते रहे, लेकिन असल काम ना करने की रवायत को हमेशा बरकरार रखा गया। एहतजाज, हंगामा आराई, नारेबाजी, गालम गलोच, हाथापाई के स्क्रिप्ट पर पार्लियामेंट में कैसे अमल करना है, यह हमारे सियासतदानों से ज्यादा भला कौन जानता है। कानून साजी करनी हो या किसी अहम मामले पर पॉलिसी बयान जारी करना हो, तब भी जज्बात की रौ में बहते हुए गजा में होने वाले मजालिम पर पेश की जाने वाली करारदाद पर जाने अनजाने में नामंजूर के नारे बुलंद कर दिए जाते हैं। नाज़रीन, मुश्तरका इजलास में सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान हंगामाराई की कहानी बहुत पुरानी है। सदर कोई भी हो, अपोजिशन के अरकान शोर शराबा और नारेबाजी को अपना फर्ज समझते हैं। 90 की दहाई में गुलाम इसाक खान को गो बाबा गो के नारों का सामना करना पड़ा। ये नारा कोई और नहीं बल्कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खुद लगा रही थी। यही काम नवाज शरीफ ने सदर गुलाम इसाक खान के खिलाफ किया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर फारूक लगारी की कहानी भी कुछ काबिल जिक्र नहीं। साबिक आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ सदर बने तो उन्हें भी अपने जेर साया बनने वाली पार्लियामेंट में गो मुशर्रफ गो के नारों का सामना करना पड़ा। उसके बाद परवेज मुशर्रफ अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाने से इज्तनाब ही करते रहे। 2008 के इंतखाबात के बाद जनरल मुशर्रफ के साये से पार्लियामेंट निकली और उम्मीद की जा रही थी कि नए सदर को नई पार्लियामेंट में जमहूरी अंदाज में खुशामदीद कहा जाएगा। लेकिन वो सियासतदान ही क्या जो पार्लियामेंट में एहतजाज या हंगामा ना करे। लिहाजा सदर आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गो जरदारी गो के नारों से इस्तकबाल किया गया। धीमे लहजे में बात करने वाले साबिक सदर ममनून हुसैन को माजी के सदूर के बरक्स पार्लियामेंट में निस्बतन कम एहतजाज या हंगामा आराई का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर 2018 आ गया। कौमी असम्बली के पहले इजलास में हुकूमत का मिजाज सख्त हुआ तो अपोजिशन के रवैये में भी शिद्दत आ गई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी असम्बली में पहली तकरीर करना महाल हो गया। अपोजिशन की जानिब से स्पीकर के डाइस का घेराव और पार्लियामेंट में ही धरना देना मामूल बन चुका था। इमरान खान ने अपोजिशन के हवाले से सख्त रवैया अपनाया तो अपोजिशन ने भी फिर कभी साबिक सदर आरिफ अलवी को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से आराम से खिताब नहीं करने दिया। साबिक सदर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट से 5 बार खिताब किया, जिनमें से 3 खिताब के दौरान उन्हें अपोजिशन के एहतजाज और हंगामाराई का सामना करना पड़ा। एक खिताब के दौरान अपोजिशन वॉकआउट कर गई, जबकि 2022 में जब उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया था तो उसमें सिर्फ 14 अरकान ने शिरकत की। यह वाहिद मुश्तरका इजलास था जिसका मुट्ठी भर अपोजिशन के साथ हुकूमती अरकान ने भी वॉकआउट किया। नाज़रीन, माजी की रवायत को बरकरार रखते हुए आज भी सियासतदानों ने पार्लियामेंट के स्टेज पर एहतजाज और हंगामा आराई की भरपूर अदाकारी की। पार्लियामेंट में मौजूद गैर मुल्की सफ़ीरों को हमारे अवामी नुमाइंदों ने अपनी हरकतों से बताया कि हम जब मुकम्मल मुआशी दलदल में धंस चुके हैं तो ये है हमारी तरजीहात और यही तरीके अपना कर अवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। आज एक और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो गया। 14 साल पहले भी इस ऐवान में सदर के खिताब के दौरान गो जरदारी गो के नारे लगे। आज वही नारे दोहराए गए, किरदार बदल गए, अंदाज ना बदले। अगले साल फिर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा, फिर यही मनाजिर बराह रास्त नशर किए जाएंगे। 76 साल पहले जहां से चले थे आज भी घूम फिर के वहीं खड़े हैं। ये दायरे का सफर कब खत्म होगा? सियासतदान कब तक अपनी नालाकियों का कसूरवार एस्टैब्लिशमेंट को ठहराएंगे? कब ये अवामी नुमाइंदे अवाम की जानिब से दी गई जिम्मेदारियां एहसन तरीके से निभाएंगे? इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं एंकर पर्सन और सीनियर तज्जियाकार अतर काजमी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन गरीदा फारूकी साहिबा। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मजहर साहब, आपसे बात का आगाज़ करूँगा। ये जो मनाजिर भी आज हमने देखे मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास के और जिसपे शदीद नारेबाजी की जा रही थी, इसको एक नॉर्मल रूटीन के तौर पे लेना चाहिए कि हाँ यही होता है और यही रिवायत है, यही एक रस्म है, तो उसमें कोई गलत नहीं है, या एक्चुअली दिल करता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट को एक पुरसकून तरीके से अपने सदर को सुनना चाहिए? शुक्रिया मंसूर। नहीं, मैं आपकी दूसरी बात से ज़्यादा एग्री करता हूँ, और उसकी वजह क्या है उसकी, लेकिन ये कि ये होता क्यों है, असल सवाल ये है क्या वजह है कि अगर आप वैसे देखें तो आप पिछले 15 साल से एक कंटिन्यूटी हमें नज़र आती है कि 3 हुकूमतें हैं, तीनों हुकूमतें जो है वो इलेक्शन के ज़रिए आई हैं, इलेक्शन डिस्प्यूट होता है और इलेक्शन के जो डिस्प्यूट है उससे ये तनाज़ा जन्म लेता है। आप उससे पहले चले 58(2)B वाले ग़ुलाम इसाक खान का मसला ले लें,
फारूक लगारी साहब का मसला ले लें, लेकिन ये डिस्प्यूट का की जो जड़ है वो इंतखाबात है, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, वो री इंजीनियरिंग है, वो इलेक्शन इंजीनियरिंग है, वो इलेक्शन मैनेजमेंट है, जिसकी वजह से तनाज़े जन्म लेते हैं। और इनसे निकलने का हमने कभी कोशिश नहीं की। इनसे निकलने की हम खुद ही अपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के इलेक्शन कमीशन बनाती हैं और ख़ुद ही उस इलेक्शन कमीशन पे डिस्प्यूट खड़ा कर देती हैं। अब इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देख लें, इससे पहले वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देख लें, उससे पहले वाले चीफ इलेक्शन तो ये मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टीज़ का फेलियर है। ये एहतजाज, इस तरीके का एहतजाज का एक तरीक़ा मुख्तलिफ होता है, लेकिन इस तरीके का एहतजाज और मुसलसल हर सदर के ख़िलाफ़ ये एहतजाज, इसका मतलब ये कि कोई ऐसी चीज़ है जो सेटल नहीं हो रही। और वो क्या है चीज़? वो है बुनियादी तौर पे इलेक्शन का तनाज़ा। आज के इलेक्शन का तनाज़ा ले लें, पिछले इलेक्शन का तनाज़ा ले लें, उससे पिछले इलेक्शन का तनाज़ा ले लें। तो जब और जो आपने एक दो मिसालें दी कि गालिबन 2008 के अंदर जब जरदारी साहब ने ख़िताब किया था तो उसमें हमें वो नहीं नज़र आए थे, वो मंज़र नज़र नहीं आया था। लेकिन बाय एंड लार्ज अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान जब दरार बढ़ती रहती है और उससे हमें ये तनाज़ा जन्म लेता हुआ नज़र आता है। वरना आप देखें कि नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर जब बोल रहे होते हैं उसमें चले होता है एहतजाज, लेकिन उस तरह का नहीं होता। लेकिन ग़ुलाम इसहाक़ खान से लेके आज जरदारी तक अगर हर सदर की तकरीर पर गो के नारे लगते हैं तो इसका मतलब ये कि इस मामले को बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। और संजीदगी का मतलब ये नहीं है कि आप कशीदगी बढ़ाएं, संजीदगी का मतलब ये नहीं है कि आप तफरीक को ज़्यादा बढ़ाएं। ठीक, आप इलेक्शंस के मसले को हल करें, ये तय करें। दूसरी बात ये कि ये तय करें कि ये रियासत के अंदर, रियासत के तसव्वुर में आम तौर पे ये डिस्प्यूट्स खड़े होते हैं। ठीक है, इसको सिर्फ हम एक दो जमातों का हंगामा नहीं कह सकते। हाँ। इसको महज अपोजिशन का हंगामा नहीं कह सकते। ठीक है, इसको हमें डीप रूटेडली देखना पड़ेगा इन चीज़ों को, और पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने कंडक्ट से सबक सीखने की ज़रूरत है। माजी में आप जब सदर थे तो आप ये अपोजिशन में थे तो आप ये भूल गए थे कि कल आप हुकूमत में भी होंगे। आज जो लोग हुकूमत में हैं वो ये भूल जाते हैं कि कल वो अपोजिशन में भी होंगे। ठीक है, तो इस मसले का या तो इलेक्शन सदर की तकरीर से पहले, और हर सदर की बात कह रहा हूँ मैं, सदारती तकरीर से पहले एक कोई कोड बना लें, अपोजिशन को इंगेज करें, अपोजिशन के साथ मामलात को तय करें, ताकि कम से कम, और देखें डिप्लोमेटिक कोर जब बैठी होती है तो वो ये सिर्फ ये नहीं देखती कि जी अपोजिशन हंगामा कर रही है, वो ये कर रही है। वो जिस तरह आपने कहा ना कि वो ये देखते हैं कि पाकिस्तान जा किस तरफ रहा है, क्योंकि वो देखते आए हैं इस तरह के एहतजाज को, और तकरीबन हर दौर में देखते आए हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के लिए लम्हा फिक्रिया है ये। ठीक है, और उनको ये, अगर उन्होंने इस चीज़ों को इम्प्रूव नहीं किया तो डिक्लाइन होगा, डेमोक्रेसी का डिक्लाइन होगा, पार्लियामेंट का डिक्लाइन होगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ का डिक्लाइन होगा। अनफॉर्चुनेटली इतने सालों में हमने इससे सबक नहीं सीखा। ओके ओके, गरीदा फारूकी साहबा, मैं इसमें मज़हर साहब ये जो अभी जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पे जारी बात है डिप्लोमेट्स भी बैठे हुए थे, डिप्लोमेटिक कोर के सामने ये सब कुछ हो रहा था असेंबली के अंदर। एक तो आपका भी वो जो इंटरव्यू है उसने भी डिप्लोमेटिकली काफ़ी एक तूफ़ान बर्पा कर दिया, जो आपने शेर मरवत साहब का इंटरव्यू किया। ये जो कुछ भी मनाजिर हैं, या जो कुछ भी वो उस इंटरव्यू के अंदर शेर मरवत साहब ने भी जो कुछ कहा, आपको नहीं लगता कि ये एक ऐसी कोशिश हो रही है, डिलिबरेट कोई ऐसी कोशिश हो रही है जैसे पाकिस्तान के खारजी ताल्लुकात को हिट किया जाए? यू थिंक दैट, या आपके ख्याल में वो जो भी मरवत साहब ने जो कुछ कहा वो एक ऑफ द कफ रिमार्क था? शायद मुझे नहीं पता, इंटरव्यू के बाद आपसे उनकी कोई बात हुई होगी कि क्या उनको ये सब कुछ कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था? आपके सवालात के दो हिस्से हैं और मैं दोनों पे कमेंट करना चाहूंगी। पहले चूंकि आपने शेर अफजल मरवत की बात की है, जो कि उनके बयान की बात की है, जो कि बहुत संगीन, बड़ा काबिल मसम्मत, बहुत अफसोसनाक, और ये ऐसा बयान है जो कि आपके आइन, कॉन्स्टिट्यूशन की जो शिक है आर्टिकल 19, उसकी खिलाफ वर्जी में आता है। आर्टिकल 19 वाज़ेह तौर पे कहता है कि जो पाकिस्तान के फ्रेंडली स्टेट्स हैं, जिनके साथ पाकिस्तान के अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, आप उनके खिलाफ कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते जो पाकिस्तान के कौमी सलामती या पाकिस्तान के कौमी मफादात के खिलाफ जाए।
शेर अफजल मरवत साहब से मैंने बहुत से लोगों ने शायद वो मिस कर दिया उस इंटरव्यू का वो हिस्सा या क्लिप का वो हिस्सा, क्योंकि सब लोगों की तवज्जो चली गई कि ओहो इतना बड़ा इल्जाम, इतना संगीन इल्जाम। लेकिन मैंने उस इंटरव्यू के दौरान भी उनसे पूछा कि आप या पीटीआई ऐसा क्यों सोचते हैं, आप ये इल्जाम क्यों लगा रहे हैं, आप या पीटीआई। तो कहीं पर भी उन्होंने डिनाई नहीं किया कि जी मेरी सोच है, मेरी जाती राय है, ये पीटीआई की राय नहीं है, ये पीटीआई की सोच या पीटीआई की पॉलिसी नहीं है। दूसरी बात ये कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाते हैं, आप बुलाते हैं मनसूर खान साहब, अतर अपना प्रोग्राम करते हैं, हम सब बुलाते हैं, तो हम उनसे कोई जाती हैसियत में नहीं बुला रहे होते। हमने उनसे कोई खाना पकाने की तरकीबें या उनका दिन कैसा गुजरा ये नहीं हमने पूछना होता। हमने उनसे पार्टी की पॉलिसी और जो चीजें हैं उसके हवाले से ही सवालात करने हैं। और मैंने इंट्रोडक्शन ही शेर अफजल मरवत का ये करवाया कि जी पीटीआई के रहनुमा हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नामजद लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। दूसरा, आपने ये भी सवाल किया कि इंटरव्यू के बाद कोई बात हुई। बिल्कुल मेरी बात हुई, लेकिन चूंकि मेरी जाती या सहाफती अखलाकियात नहीं अलाउ करती, क्योंकि आप ब्रेक के दौरान भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, प्रोग्राम के बाद भी, प्रोग्राम से पहले भी, तो वो ऑफ द रिकॉर्ड होती है, वो आप इन मैं गरीदा इसको अपने सवाल को थोड़ा सा मैं तब्दील कर लेता हूं, क्योंकि अब मेरे साथ हो चुका है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि कभी कभार कोई कुछ ऐसे इंटरव्यूज होते हैं, वो गेस्ट जो है कोई रिमार्क दे देते हैं, बाद में वो कहते हैं कि ये मैंने ना गलत कर दिया, ये मुझे इसके ऊपर ये रिमार्क नहीं देना चाहिए था। रिमोर्स होता है, अफसुर्दगी होती है कि नहीं शायद ये मैं ज़्यादा आगे चला गया। कोई ऐसा रिमोर्स या आपने कोई ऐसी देखी कि उनके अंदर कोई ऐसा फील हो रहा हो? अफजल मरवत तो अपने बयान पे कायम है, उन्होंने शेर अफजल मरवत तो अपने बयान पे कायम है, पब्लिकली अपने बयान पे कायम है। वो बयानात दे रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं अपने बयान पे कायम हूँ। जो मेरे प्रोग्राम में उन्होंने बात की, तो उसमें दो राय तो है ही नहीं ना कि वो कहीं यूटर्न लेना चाह रहे हो या वो कोई सेकंड थॉट का शिकार हो, कोई रिमोर्स हो, कोई और चीज, कोई एक्सप्लेनेशन वो देना चाह रहे हो। वो कुछ नहीं, वो अपनी ट्वीट्स में कह चुके हैं कि मैं अपने बयान पे कायम हूँ। तो शेर अफजल साहब तो अपने बयान पे कायम है मुस्तकिल। और ये इतना डैमेजिंग बयान है, मेरा ख्याल है कि इस पे हुकूमत को जरूर कार्रवाई करनी चाहिए, बिकॉज हम पहले भी देख चुके हैं कि इसी किस्म के बयानात आते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से। और उनके दौरे हुकूमत में भी आपको याद होगा या शायद ना याद हो, तो मैं जरा आपके व्यूअर्स के रिमाइंडर के लिए, उनके रिजॉइंडर के लिए बता दूं कि रिट्ज कार्ल्टन में मुलाकात होनी थी इमरान खान की। उस वक्त वज़ीर आज़म थे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ। तो एमबीएस को किसी वजह से ताखीर हो गई, उनकी मसरूफियात होंगी या कोई और वजह होगी, वो खाने की मेज पे जरा कुछ देर बाद पहुंचे, तो वो चंद लम्हात की देर थी। ये देर से बेर हो जाती है, हमें मालूम है जब सरबराहान की आपस में मुलाकात होती है। सो उनकी चंद लम्हात की देर और वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनको इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने खाने की मेज पे बैठ के एमबीएस के खिलाफ तकरीर कर डाली। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप बाहर मौजूद हैं, स्टाफ सारा आपके साथ मौजूद है, एम्बेसी के लोग मौजूद होते हैं, उसी होटल में सऊदी स्टाफ ठहरा हुआ है, शाही खानदान के लोग, जो शाही कैबिनेट के लोग हैं वो सब ठहरे हुए हैं, हर तरफ बगिंग हो रही होती है। इस किस्म के होटल्स में आप किसी दीवार के साथ भी बात नहीं कर सकते, और आप एक ओपन एरिया में आप खाने की टेबल पे बैठ के क्राउन प्रिंस के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं। सो उसके बाद हुआ ये कि वो ज़ाहिर तकरीर पहुंच गई, वो बात पहुंच गई क्राउन प्रिंस की तरफ, और वो मुलाकात जो है खतरे में पड़ गई। पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात जो है वो खतरे में पड़ गए, और उस वक्त सबके हाथ पांव फूल गए, सारा स्टाफ जो है वो उसको पसीने छूट गए, उनकी दौड़ें लग गई कि अब करें तो क्या करें, एम्बेसी की दौड़ें लग गई। सो अल्टीमेटली उनको ये सूझा कि पाकिस्तान में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से रिक्वेस्ट की जाए। सो रिक्वेस्ट की गई कि जी सानू बचा लो, हन कुछ करो, कुछ दरमियान में आप मीडिएट करें वगैरह वगैरह। तो जनरल बाजवा ने फिर मीडिएट किया और बात की क्राउन प्रिंस के साथ, उनके स्टाफ के साथ, उनके लोगों के साथ। और फिर कई घंटों की ताखिर के बाद उस वक्त वहां के शाम के 6:30 बजे, ये लंच में मुलाकात होनी थी, शाम के 6:30 बजे जाके वो मुलाकात हुई। बट ये चीज, ये वाकया इतना खान साहब को नागवार गुजरा कि फिर जब वो वापस आए तो रिपोर्टेडली कैबिनेट में उन्होंने मिमिक्री की क्राउन प्रिंस की पंजाबी के अंदर, और उनके वहीं पर कैबिनेट में बैठे हुए उनके इंतहाई काबिले एतमाद कॉन्फिडेंस, दो कॉन्फिडेंस इमरान खान के जो विफाकी वज़रा थे, उनके इंतहाई काबिले एतमाद, उन्होंने वो पंजाबी का ट्रांसक्रिप्ट बना के, ट्रांसलेट करके सऊदिया को प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, तो ये तो मामला हम देख चुके हैं। ये इसमें से जो ये क्राउन प्रिंस की मिमिक्री वाला कैबिनेट वाला मामला, ये तो रिपोर्ट हो चुका था। रिट्ज कार्ल्टन वाला नहीं हुआ, तो वो मैं आज आपके प्रोग्राम के जरिए बता रही हूँ कि यहाँ से आगाज हुआ था सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खराब होने का। हालांकि सऊदी अरब आपका मतलब
you have a relationship spanning over decades. ठीक And है। you have such strong relationship with Saudi Arabia. आपका जब भी मुश्किल पड़ती है, आपको पैसे वो प्रोवाइड करता है, हर वक्त आपके साथ खड़ा होता है। सिर्फ यही नहीं, आपका एक रिलीजियस सेंटिमेंट अटैच्ड है हरमैन शरीफैन की मुझे हवाले इजाजत से। दीजिएगा गरीदा। आपका डायस्पोरा, आपका लेबर फोर्स इतना बड़ा सऊदी अरेबिया में मौजूद है। जी ठीक। मैं अतर साहब, ये जो कुछ भी ये केस बिल्डअप हो रहा है, ये तो फिर इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इस तरह के इल्जामात लगते रहे हैं। 2014 का धरना है, वहाँ पे सीपेक के हवाले से साइन होने थे, चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने आना था, उस वक्त ये वाक़या हुआ। फिर साइफर वाले मामले के ऊपर खारजी ताल्लुकात के हवाले से अब ये गरीदा के साथ जो इंटरव्यू हुआ, और गरीदा की सारी गुफ्तगू आपने सुन ली होगी, ये कोई मेथड के साथ हो रहा है, बेवकूफ़ी हो रही है, ये क्या है? डिसिप्लिन की कमी है जिसकी वजह से इस किस्म के बयान आते हैं? देखें, टू बी ऑनेस्ट, ये तो जमात ही वाजे कर सकती है कि क्यों इस किस्म के बयान आते हैं। जहाँ तक शेर अफजल मरवत साहब के बयान का ताल्लुक है, उसके ऊपर तो मेरे ख्याल में एक्सटेंसिवली जमात की जानिब से उसका रिबटल आया है और कहा गया है कि ये जमात की पॉलिसी नहीं। और मुतअद्दिद उनके रहनुमाओं ने, इवन के जो खारजा अमूर को देख रहे थे, जुल्फी बुखारी साहब जो इस वक्त मुल्क में नहीं है, उन्होंने भी ट्वीट किया और अपनी ट्वीट में कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ था और ये सारा साइफर वाला मामला चला था, रजीम चेंज जिसको वो ऑपरेशन कहते हैं, उसमें साइफर दिखाने के लिए भी खान साहब ने, उस वक्त वज़ीर आज़म थे, कुछ सहाफ़ियों को बुलाया था, 6-7 सहाफ़ी थे, उसमें भी मैं था। वहाँ पे हमें कोई ब्रीफिंग वगैरह दी गई थी। उसके बाद भी जो हुकूमत का खात्मा हुआ, बनी गाला में, जमान पार्क में, किसी जगह पे भी इमरान खान साहब की हुकूमत के किसी बंदे ने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। अच्छा। अब बैकग्राउंड में उनका सऊदी अरब के साथ क्या चल रहा था वो हमें नहीं पता, लेकिन ये मैं ऑन द रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ कि किसी जगह पे सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्शन में, रजीम चेंज जो वो कहते हैं, उन सारे मामलात में, साइफर की ब्रीफिंग में, कहीं पे भी उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि सऊदी अरब इसमें इन्वॉल्व है। हमेशा जिक्र होता था अमेरिका का और उसके साथ साथ फिर लेकिन अतर साहब एक सवाल, आज वैसे चंद सहाफ़ी जो खान साहब से, सहाफ़ी तो नहीं, उनके अपने पार्टी के रहनुमा जो खान साहब से मिले हैं, उन्होंने खुद भी इस बात की तरदीद की है कि नहीं, सऊदी अरब का या प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो तो बता रहे थे कि जी उन्होंने क्या क्या जो है वो नवाजिशें की जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिनाइल आ जाना, उसकी तफसीलात सामने आ जाना, जुल्फी बुखारी साहब का बयान आ जाना, इज़ दैट इनफ? क्योंकि जिस तरह आपने गरीदा की बात सुनी, वो कह रहे मैं अपनी बात पे कायम हूँ, वो मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं उस पर कायम हूँ अभी तक। तो आपके ख्याल में इसको बस इसी तरह ही छोड़ देना चाहिए, यहीं तक रखना चाहिए, या इससे आगे जाना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में अगर एक पूरी जमात कह रही है, उसकी तमाम लीडरशिप कह रही है कि जनाब हमारा ये मौक़िफ़ है, और ऑफिशियली इमरान खान साहब ने भी आज जो जिन लोगों से बात की वहाँ पे भी उन्होंने एक वाज़े मौक़िफ़ रख दिया। बाकी अब जो मरवत साहब हैं, हाँ, उनसे सवाल ज़रूर बनता है कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई। अगर जमात के लोगों ने उनको इन्फॉर्मेशन दी, किसी सीनियर लीडर ने दी और ये कहा, और अब वो सारे मुकर रहे हैं, तो फिर तो ये है, फिर तो मरवत साहब का बनता है कि वो हक़ाइक़ सामने लेके आए, बताएं कि जनाब पीछे से तो हमें ये बताते हैं। तो मरवत साहब ने कहा कि मैं इंसान हूँ और मैं अपना एक मौक़िफ़ रखता हूँ और वो मौक़िफ़ दे रहा हूँ। और वैसे भी हालिया दिनों में हमने देखा कि मुतअद्दिद मौक़ों के ऊपर मरवत साहब का जो मौक़िफ़ आया वो पार्टी लाइन से थोड़ा सा मुख्तलिफ था। 40 MPA टूटने का उन्होंने जिक्र किया, सेनेट के इलेक्शंस में हमने देखा कि एक भी MPA नहीं टूटा। तो यकीनन कहीं ना कहीं जमात के अंदर आपको कम्युनिकेशन गैप लगता है और आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि आप अगर चीज़ों को थोड़ा सा माइन्यूटली उसको एग्जामिन करें कि कहीं ना कहीं कोई मसला ज़रूर है जमात के अंदर। आधी जमात इस तरफ जा रही है, आधी जमात उस तरफ जा रही है। अच्छा मजहर साहब, जमात मैं एक कमेंट करना चाहूंगी। गो हेड गरीदा, गो हेड। आप मस्त साहब जो कि हमारे सीनियर हैं, सो आई वुड रिस्पेक्ट दैट। आप उनकी तरफ सवाल लेके जाना चाहते हैं, आप बेशक ले जाइए, वो जवाब मुकम्मल करें। तो आई वुड लाइक टू कमेंट समथिंग। नहीं, आप बात कर लीजिए, मेरा टॉपिक एक्चुअली डिफरेंट है जो जिस पे मैंने बात की। आप बोल लें। आपकी इजाजत से मजहर अब्बास साहब, देखिए शेर अफजल मरवत साहब उसी दिन, जिस दिन मेरे प्रोग्राम में शाम को गुफ्तगू की है, उसी दिन वो इमरान खान से एक तो मिल के आए हैं, दूसरा सिर्फ तरदीद करना वाजे नहीं है, काफी नहीं है। क्या शेर अफजल मरवत को शो कॉज दिया गया इस मामले पे? इससे पहले शेर अफजल जो भी बात करते रहे पार्टी के अंदरूनी मामला, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से, तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि सऊदी अरब के बारे में इतना संगीन झूठा इल्जाम लगा देना, दिस इज इक्विवेलेंट टू कि आप कह दें कि हमारे 40 MPA टूट गए? क्या आप इन दोनों का इक्विवेलेंस, मैं अतर काज़मी की बात नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ से सवाल कर रही हूँ।
कि क्या दोनों मामलात का इक्विवेलेंस है कि आप 40 एमपीए की बात करें और आप सऊदी अरब के बारे में एक गलत बयानी करें, संगीन इल्जाम लगाते हैं? नॉट एट ऑल। आपको शो कॉज या तो देना चाहिए था या आपको शेर अफजल मरवत से जिम्मेदारियां वापस लेनी चाहिए थी। वो अभी तक मरकजी सीनियर जिम्मेदार रहनुमा है, पीएसी के नामजद लीडर हैं, वो कौमी असम्बली के फ्रंट रोज में बैठते हैं, जिमनी इलेक्शन की कैंपेन उनको सौंपी हुई है, अभी तक पंजाब उनको सौंप दिया गया है। तो इसका मतलब है कि वो अभी तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हर दिल अजीज, हर दिल दादा और उनके सेलिब्रेटेड और उनके सेंट्रल स्पोक्स पर्सन भी हैं, और उनकी सोच पार्टी पॉलिसी से कहीं ना कहीं मुमासिलत रखती है। या तो आप संजीदा हैं तो आप एक शो कॉज नोटिस दें, कार्रवाई करें, क्योंकि या तो आप ये समझ रहे हैं कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे कमेंट कर देना और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट पे कमेंट कर देना, और उसकी टाइमिंग आप देख लें कि दोनों इक्वल है हमारे लिए, हम इन दोनों को बराबर समझते हैं हमारे लिए। और दूसरी सिर्फ एक लास्ट कमेंट कि इमरान खान साहब से सहाफी मिलने जाते हैं, ठीक है, अब जब आइंदा सहाफी मिलने जाए मुझे तवक्को होगी कोई सहाफी उनसे ये सवाल करे कि क्या वो ऐसा समझते हैं कि नहीं समझते। नहीं गरीदा, आज वो मुजम्मल साहब जो हैं, जो इनके मुशीर भी हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंदर, उन्होंने ट्वीट किया है कि उनसे जाके ये पूछा गया, उन्होंने पूछा उनसे कि जी ये एक नया प्रोपेगेंडा आया है मार्केट के अंदर, तो आपकी इस पे क्या राय है? तो उन्होंने फ्लैटली इसको डिनाई किया, बल्कि ये कहा कि इस तरह की सोच रखने वालों को जो है थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए कि वो किस किस्म की बात करें। उन्होंने कर दिया है उसको, खान साहब के मतलब मुजम्मल साहब ने इस बात को ट्वीट किया हुआ है। लेकिन मैं चाहूँगा कि मज़हर साहब भी इस सारे मामले पे ज़रा थोड़ा सा अपना कॉमेंट कर लें, फिर मैं अगले टॉपिक पे आता हूँ। मज़हर साहब, गरीदा की आपने गुफ्तगू सुनी, क्या यहीं पर बात खत्म हो जानी चाहिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे एक्चुअली अगला स्टेप भी लेना चाहिए? देखिए मंसूर, पहली चीज़ तो ये कि जब मैं कोई अपनी राय दे रहा होता हूँ, पार्टी का कोई भी पार्टी का ओहदेदार बहुत से प्रोग्राम्स में, तो वो प्रोग्राम के दौरान ही सबसे पहले ये कहता है कि ये मेरी ज़ाती राय है जी, पार्टी की पोजीशन कुछ और होगी लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है। ठीक है। अब आई डोंट नो कि गरीदा के इंटरव्यू में उन्होंने पहले ये बात करेक्ट की थी कि या वो की थी कि जी ये मैं जो बात करने जा रहा हूँ ये मेरी ज़ाती राय है, या उन्होंने एक रिएक्शन आने के बाद ये कहा कि ये मेरी ज़ाती राय है। दोनों में फ़र्क है। दूसरी बात ये कि वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर है पार्टी की, और पार्टी की इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर इतनी सेंसिटिव चीज़ जिसके आपको उनको खुद भी शायद अंदाज़ा हो ना हो, लेकिन पार्टी को अंदाज़ा है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ठीक है। सऊदीज़ इस बयान को किस तरह लेंगे, और उसके बाद ये ज़ाती तौर पे कहना और ये खुद ही कहना कि मैं स्टैंड करता हूँ लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है। तो इसका मतलब है ज़ाती तौर पे पीटीआई के एक अहम ओहदेदार ये समझते हैं कि सऊदीज़ जो है, सऊदीज़ भी इन्वॉल्व हैं जी। अब इससे पार्टी का डिस्टेंस होना काफ़ी नहीं है, पार्टी को शेर अफजल मरवत से डिस्टेंस करना पड़ेगा, और उसका तरीका यही है कि शेर अफजल मरवत को उनको उस पोजीशन से हटाना पड़ेगा। ठीक, इसलिए हटाना पड़ेगा क्योंकि वो पार्टी को असरअंदाज कर रहे हैं जी। ये कैसे हो सकता है कि आप एक पार्टी का एक इंतहाई अहम ओहदेदार ये कहे कि साइफर के मामले में या इमरान खान को हटाने के मामले में उसकी ज़ाती राय का मतलब ये कि ज़ाती इंफॉर्मेशन है उसके पास जी, कि जी उसमें उनका भी रोल होता। तो मेरा ख्याल में ये काफ़ी नहीं है कि पार्टी ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि कल वो फिर अपनी ज़ाती राय का इजहार कर सकते हैं और वो कुछ भी हो सकता है। कल दोबारा उनसे ये सवाल किया जा सकता है तो वो ये कहेंगे कि मेरी ज़ाती राय है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है लूज टॉक जो है वो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा डैमेज करती है किसी भी पार्टी को और किसी भी पार्टी लीडर को। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या कुछ चल रहा है? मंसूर साहब, मैं गो अहेड अतर साहब, छोटा सा चीज ऐड करना चाह रहा हूं कि मैं एग्री करता हूं मजहर साहब से, और पहले गरीदा भी यहाँ पे बात कर रही थी। ये मामला कोई पार्टी का मामला नहीं है, ये मुल्क के खारजा ताल्लुकात का मामला है। इतने हसास मामले के ऊपर आप इस तरह गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकते हैं? आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसके ऊपर तहरीक इंसाफ को देखने की जरूरत है कि आपके पहले थोड़े मसाइल हैं कि आप इस किस्म की बात कर रहे हो। दूसरा, जब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आने की बात हो रही है और एक सियासी जमात की जानिब से इस किस्म का इल्ज़ाम लगाना, मेरे ख्याल में ये कतन मुनासिब नहीं, और तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर वाज़े मौक़िफ़ रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से या शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से तो तफसील से बात होगी, लेकिन जहाँ पे हमें डिसिप्लिन की कमी जो है वो यहाँ नज़र आ रही है, वहीं पे थोड़ी सी डिसिप्लिन की कमी लगता है कि मुस्लिम लीग नून में भी नज़र आ रही है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज़रा कुछ बात करेंगे कि क्या मुस्लिम लीग नून में वाकई कोई डिसिप्लिन की कमी नज़र आ रही है या जो कुछ भी हो रहा है वो एक मेथड के तहत, एक तरीक़ाकार के तहत जो है वो सब कुछ हो रहा है। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ हुई
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात हो रही थी, अब जरा कुछ नून लीग के हवाले से बात करते हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले हमें यह बताया गया कि जनाब अगले वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून की जानिब से वो नवाज शरीफ साहब होंगे। मुख्तलिफ तकारीर, मुख्तलिफ जलसे और मीडिया टॉक्स के अंदर बार बार हमें यही बताया गया कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से उम्मीदवार वज़ीर आज़म के लिए नवाज शरीफ साहब होंगे। क्या गुफ्तगू हुआ करती थी, ज़रा सुनिएगा, फिर आगे चलते हैं। नून लीग जीतेगी तो वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ है। 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम नौजवान वोट देकर नवाज शरीफ को चौथी दफा वजीर आजम बनाएंगे। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला चौथी दफा वजीर आजम बनेगा। 8 फरवरी नवाज शरीफ की फतह का दिन होगा। आपकी काविशों और मेहनतों से आप मियां नवाज शरीफ को चौथी मर्तबा वजीर आजम मुंतखब करवाएंगे। नवाज शरीफ के एम्पायर ये मेरे सामने खड़े हैं, ये एम्पायर उसको वापस लेकर आए और अब चौथी बार भी लेकर आएंगे। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम का सूरज शुरू होगा, शेर फिर ढाड़ेगा। एक दफा फिर 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को नवाज दो। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को नवाज दो। शेर पर मोहर लगाओ और पाकिस्तान को नवाज दो। एक दफा फिर 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को नवाज दो। पाकिस्तान को नवाज दो, ये नारा बार बार जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से लगाया गया, हमें यही बताया गया। लेकिन उसके बाद इलेक्शन हुए और उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बने। अब जब सवाल किया गया नून लीग से कि जनाब वो पाकिस्तान को नवाज दो का क्या बना, उस पर क्या जवाब आया है, अब ज़रा वो सुनिएगा। पाकिस्तान को नवाज दो, जो कि आप लोगों की पूरी मंशूर की लाइन थी, इश्तिहारी कैंपेन की लाइन थी, आप ही की थी। ये जो चीज़ें होती हैं इसमें कोई ओन नहीं कर सकता कि मेरी लाइन थी या किसी और की थी, लेकिन इस नवाज के हम दो मानी लेते थे। एक नवाज शरीफ है और एक ये है कि पाकिस्तान को आप नवाजें, पाकिस्तान को अता करें, पाकिस्तान को बख्शें, ये चीज़ तो वो दोनों मानों में है। अब आपको पता लगा होगा कि पाकिस्तान को नवाज दो का एक्चुअल मतलब क्या था। दूसरी बात यह कि राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं जी चूँकि आप लोगों ने एक 50% की मेजॉरिटी नहीं दी और इस वजह से हमें दूसरी जमातों के ऊपर जो है वो रिलाय करना पड़ा, तो इसलिए नवाज शरीफ साहब तो वज़ीर आज़म बन नहीं सकते, इसलिए अब आप हमसे खिदमत का सवाल भी नहीं कर सकते। और मियाँ साहब से चंद सहाफ़ी जो मिले उन्होंने भी ये कहा कि मुझे तो इलेक्शन से पहले ही पता लग गया था कि मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। गरीदा, हम ये रिसेंटली चंद मुस्लिम लीग नून के लोगों की जानिब से राना सनाउल्लाह साहब हो गए, मियाँ जावेद लतीफ़ हो गए और भी दीगर ऐसे अफराद, ख़ासतौर पर वो जो इलेक्शन नहीं जीत सके, वो बड़े अजीब किस्म के बयान दे रहे हैं। 90 करोड़ का इल्ज़ाम मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की जानिब से लगाया गया कि जनाब इलेक्शन के अंदर ये पैसा भी चल गया है। ये क्या जिस तरह शेर मरवत साहब की जानिब से ये एक मिस फायर हुआ है, ये भी सब कुछ वही हो रहा है या यहाँ पे कहानी कुछ डिफरेंट है? मेरा ख्याल है कि ये सब वो लोग हैं, आपने खुद भी कह दिया कि जो पार्लियामान से बाहर है, कि जो इस वक्त पार्लियामान में भी नहीं आ सके, हुकूमतों में भी इनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिल सकी। राना सनाउल्लाह साहब, उनका ये मौक़िफ़ है। फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के तमाम बड़े बड़े लोगों का यही मौक़िफ़ है, लीडर्स का जो लड़ रहे थे इलेक्शन, कि फैसलाबाद शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की झोली में डाल दिया गया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है इल्ज़ामात की बुनियाद पे, वही मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है फैसलाबाद और उन इलाकों से कि जहाँ से वो नहीं जीते हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब पार्लियामान से भी बाहर हैं, ना तो वो वफाकी हुकूमत में हैं, ना ही वो पंजाब हुकूमत में है। शहबाज शरीफ साहब के दस्ते रास्त हमेशा से रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ इस दफ़ा काबीना में शामिल नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके, वो शहबाज साहब को रीजंस जो हैं वो डेफिनेटली उसकी मालूम होंगी, आपको भी मालूम होंगी, सबको, हम सहाफ़ियों को मालूम है कि कैबिनेट का पिक एंड चूज कैसे हुआ है, कहाँ से हुआ है। फिर पंजाब में एक और बड़ी अहम जो सियासी शख्सियत है मुस्लिम लीग नून के अंदर भी, जिनका बड़ा अभी रिसेंटली हालिया कुछ सालों में बड़ा इनग्रेस हो गया है, बड़ी इन्फिल्ट्रेशन उनकी हो गई है और बड़ा हाथ उनका, गिरफ्त उनकी मजबूत हो गई है। वो शख्सियत नहीं चाहती थी कि राना सनाउल्लाह को पंजाब में कोई अहम जिम्मेदारी मिले या उनके ऊपर भी कोई ऐसी शख्सियत हो जो मरियम नवाज के चीफ मिनिस्टर के करीब तरीन हो। तो राना सनाउल्लाह साहब के साथ तो ये मामलात हैं, इसलिए वो इस किस्म की बात बोल रहे हैं। लेकिन जो ये कहा राना सनाउल्लाह ने कि जी हम जिम्मेदार नहीं है, हमारा अवाम से कोई वादा नहीं है, फिर वो अवाम आपको दिखा देगी। जिस तरह अभी आपको शिकवा हो रहा है ना कि 2024 के इलेक्शन में अवाम ने आपको वोट नहीं दिया, जब आप इस किस्म की बातें करेंगे तो क्या आप शहबाज हुकूमत को चार्जशीट कर रहे हैं? क्या आप अपने ही एक पार्टी के लीडर और जो आपकी ही पार्टी से बने हुए वज़ीर आज़म, आप उनके लिए मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं? तो सीधा सीधा शहबाज शरीफ पे फिर चार्जशीट बनती है राना सनाउल्लाह की। जावेद लतीफ जो बातें कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ हवाई फायर कर रहे हैं, मिस फायर कर रहे हैं।
उनकी बातों को अब कोई संजीदगी से ले भी नहीं रहा। उनकी बातों को सिर्फ अब लोग मीडिया कंजम्पशन के लिए या कुछ ना कुछ रेटिंग के लिए ले लेते हैं, कुछ सनसनी फैलती है, वो एक दो बयानात इधर उधर देते हैं। तो जावेद लतीफ साहब को भी खुद ख्याल करना चाहिए कि कहीं वो अपने बयानात की वजह से मुस्लिम लीग नून के शेख रशीद ना बन जाए। और जावेद लतीफ के इन्हीं बयानात की वजह से उनकी पार्टी के अंदर भी उस दिन हनीफ अब्बासी साहब ने भी अच्छे खासे लत्ते लिए जावेद लतीफ साहब की और बड़ी तनकीद की कि वो इस किस्म के बयानात क्यों दे रहे हैं। बाकी लोग नून के अंदर जो इस तरह से नहीं बोल रहे, बट वो इन बयानात पे कंसर्न हैं और इनको नॉन सीरियस बयानात समझ रहे हैं। अतर साहब, ये जो भी गुफ्तगू हो रही है, क्या मतलब ये मतलब थ्योरी तो मेरे सामने जो बन रही है वो यही है कि जनाब बड़े भाई जो हैं वो कुछ इस किस्म की बातें कर रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं कि छोटे भाई के लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, या फिर अपना एक इंप्रेशन इस तरह का डाला जा रहा है। मतलब जिस तरह बात हुई कि जनाब 6 जजेस का जो केस है उसमें मियां साहब भी पटिशनर के तौर पे बीच में आना चाहते हैं। अब अगर वो आ गए तो इसके लिए मौजूदा वजीर आज़म के लिए मुश्किलात बढ़नी जाएंगी। जी, माजी में आपको याद होगा मेमो गेट जो स्कैंडल है, उस वक्त भी मियां साहब काला कोट पहन के गए थे, बाकायदा एक कमीशन बना था, एक सियासी जमात के ऊपर वतन दुश्मनी का इल्ज़ाम लगा था, उस कमीशन की सरबराही किसने की थी वो भी हमें सब याद है। तो ये तो इसकी एक तारीख है। दूसरी बात ये है कि अब मियां साहब की ख्वाहिश ये है अगर कि उन्होंने हुकूमत भी करनी है, उनकी साहिबजादी वज़ीर आला भी हैं, भाई वज़ीर आज़म भी हैं, पर एट द सेम टाइम उन्होंने अपोजिशन लीडर का किरदार भी अदा करना है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अब हुआ ये है कि जो इलेक्शंस के अंदर उनकी ख्वाहिश थी कि वो वज़ीर आज़म बने और जिस तरीके से वो आए थे और कहा गया कि पाकिस्तान को नवाज दो, अब जो है वो आपने सुनाया इरफान सदीकी साहब कह रहे हैं कि वो नवाज का कोई और मतलब था। कुछ दिनों के बाद इन्होंने कहना कि हम तो कह रहे थे कि पाकिस्तान को सरफराज नवाज दो, कोई और इन्होंने कह देना। ऐसी बात नहीं है, ये सब ये कह रहे थे कि जनाब 2/3 अक्सरियत से मियां साहब जीतेंगे और ये वजीर आजम बन रहे हैं। इन्होंने करोड़ों रुपए के तो इश्तिहारात छपवा दिए थे अखबारात में, पर आगे से जो अवामी रद्द-ए-अमल आया वो हमारे सामने है। तो अब उसको जांचते हुए मियां साहब एक सियासी बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें उनकी जमात के अपने ही कुछ लोगों के बयानात हैं। अब क्या नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर जावेद लतीफ साहब कोई बात कर रहे हैं या राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं। अब मोहसिन नकवी साहब को अगर किसी ने सेनेटर बनाया है तो वो तो नून लीग ने बनाया है, वो तो मियां साहब की जमात ने बनाया है। अगर आप कहते हैं कि जी मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है कि वो वज़ीर आज़म नहीं बने, तो भाई आप हट जाएं साइड पे अगर आप इतने बेबस हैं। ऐसी बात तो नहीं है, या तो आप हुक्मरानी करें या फिर आप अपोजिशन करें। तो मेरे ख्याल में ये एक तरह से अवामी शऊर की तौहीन करने की कोशिश है, उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। ये वही बात है कि अपना वोट बैंक दोबारा मुतहरिक करने की ख्वाहिश है, पर इससे होगा नहीं। मज़हर साहब, मैं सलमान गनी साहब, आप जानते हैं एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक कॉलम लिखा और उस कॉलम की एक लाइन ने मुझे बड़ा परेशान कर दिया। मैं आप खुल के बोल देता हूँ। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को पार्टी सदारत का फैसला सोच समझ कर करना होगा, ये फैसला इतना आसान नहीं जितना समझा जा रहा है। अब मज़हर साहब, आपने कई सालों से पॉलिटिक्स को कवर किया है, क्या ऐसा भी हो सकता था, ऐसी कोई स्टेज आ सकती थी कि हम ये सोचें कि मुस्लिम लीग नून, जिसमें नून नवाज शरीफ का नून है, उसकी सदारत वापस नवाज शरीफ को देने के लिए कोई मरला मुश्किल भी साबित हो सकता है और ये इतना आसान नहीं होगा? देखिए मंसूर, वैसे तो ये नारा बड़ा पुरकशिश है और 76 साल से पाकिस्तानी यही नारा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान को नवाज दो, और जो भी हुकूमत आती है वो ये नहीं कर सकी कि पाकिस्तान को नवाज दिया। जितनी भी हुकूमतें आई हैं, चाहे फ़ौजी हुकूमतें लें, सिविलियन हुकूमतें, पाकिस्तानियों का तो यही इल्तिजा है कि पाकिस्तान को नवाज दो, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। जो बात आप कह रहे हैं, देखिए उसके अंदर मुझे बिल्कुल वाज़े तौर पे ये बड़ी सीरियस बात है और इसके माने बहुत वाज़े हैं। इसके माने ये भी हैं कि शायद यही एक रीज़न हो जिसकी वजह से नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बने। अच्छा। और यही रीज़न हो जिसकी वजह से शायद सलमान गनी साहब का भी ये ख्याल हो कि मुस्लिम लीग नून को सोचना चाहिए नवाज़ शरीफ को मुस्लिम लीग नून की सदारत। अब इसके माने क्या हैं? क्या वो मुस्लिम लीग नून के सदर बन के मुस्लिम लीग नून का एक मुख्तलिफ बयानिया पेश करेंगे जो हुकूमत के बयानी से ज़रा मुख्तलिफ होगा? और अगर ऐसा करते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क होगा, इसलिए कि उनकी अपनी साहिबजादी इस वक्त पंजाब की वज़ीर आला हैं। ये सारी चीज़ें उस वक्त सूट करती थी जब नवाज़ शरीफ या तो वज़ीर आज़म बन जाते। मतलब क्या था
शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म, आपने एक तरीके से वज़ीर आज़म ना बन के और ये कहकर कि जी मुझे तो लोगों मुस्लिम लीग को इतनी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं दी तो मैं वज़ीर आज़म बन के क्या करूँगा, तो इसलिए आपने उठा के शहबाज शरीफ के हवाले कर दी। ये शहबाज शरीफ की इंसल्ट है इनडायरेक्टली, क्योंकि क्या वो अगर सिंपल मेजॉरिटी होती तो शहबाज शरीफ क्वालिफाई नहीं करते क्या वज़ीर आज़म बनने के लिए। तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स में ये बहुत बड़ा टर्न अराउंड है। देखिए वो बिल्कुल इसी वजह से आए थे कि वज़ीर आज़म बने। मुस्लिम लीग ने सारा स्टेज इसी वजह से सेट किया था कि वो वज़ीर आज़म बने। अगस्त में असेंबलियाँ डिज़ोल्व हुई तो नवंबर में इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, वो इलेक्शन इसलिए नहीं हुए कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। वो इलेक्शन ताख़ीर होते चले गए। नवाज शरीफ साहब ने जब कैंपेन शुरू की तो उनको, क्योंकि जाहिर है बहुत ही वेटरन पॉलिटिशियन हैं, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उन्हें पंजाब का ग्राउंड वैसा नज़र नहीं आया जिस ग्राउंड को वो छोड़ के गए थे आज से 3-3.5 साल पहले। उन्होंने ये देख लिया था, उन्होंने ये समझ लिया था कि ये ग्राउंड बहुत ही नाहमवार है उनके लिए। और जो नज़र आया 8 फरवरी को, अगर आप 8 फरवरी का बैठ के सारे लोग बैठ के एनालिसिस कर लें तो वो बहुत वाज़े तौर पे नज़र आ जाएगी चीज़ें। तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ ने रियलाइज़ कर लिया कि मुस्लिम लीग नून के लिए ये इलेक्शन बहुत ही मुश्किल इलेक्शन है, और उसमें उस वक्त उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया कि अगर जीत गए तो बहुत बड़ी बात होगी। अब ये शायद वो ना कह पा रहे हों कि हम नहीं जीत सकते ये इलेक्शन, उससे पहले। लेकिन मज़हर साहब के बाद एक सवाल यहाँ पे मेरा आपसे बनता है, वो ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि जब नंबर्स आ गए आपके पास, इन्हीं नंबर्स के बदौलत शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन सकते हैं, तो नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं बन सकते? नंबर गेम तो आपके पास है ना, आपने पीपल्स पार्टी के साथ हाथ भी मिला लिया, तो यही सब कुछ नवाज शरीफ साहब को भी वज़ीर आज़म बना सकती थी। मैं यही तो कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये कि आप ये समझ रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी से मामला उस तरह नहीं होंगे, सेटल नहीं होंगे, पता नहीं आप कौन सी बेसिक पॉलिसी वो लाना चाह रहे थे जिसकी बिना पे आपको ये लग रहा था कि उस पर शायद पीपल्स पार्टी सपोर्ट ना करे मुझे, इसलिए आपने शहबाज शरीफ को वज़ीर बनना, तो कोई इसकी मंतक है ही नहीं। या तो फिर वही बात है जो सलमान गनी ने इशारों में लिखी है कि मुस्लिम लीग नून, अगर ये है कि मुस्लिम लीग नून या शहबाज शरीफ वॉज टोल्ड कि नवाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, और ये मेरा ख्याल है उनके आने के बाद उनको कम्युनिकेट हुआ जब तक बहुत देर हो गई थी, तो ये तो एक रीज़न हो सकता है। उसके अलावा सिवाय इसके कि नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने ये देखा हो कि जी नहीं मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा और इसलिए शहबाज शरीफ को दे दी। दूसरी बात मुझे ज़्यादा उसमें लगता है कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ वॉज टोल्ड आने के बाद कि जी बेहतर है कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म ना बनाए, या तो आप खुद बने या कोई थर्ड पर्सन बने। गरीदा, मैं 2 थ्योरीज अब आ चुकी हैं, मैं चाहूँगा आप बता दीजिए आप दोनों में से किसको सपोर्ट करती हैं। एक तो ये कि मियाँ साहब को खुद इस बात का एहसास हो गया और मियाँ साहब ने खुद अपने आप को पुल आउट कर लिया कि नहीं, मैं इस रेस में मुझे नहीं आना चाहिए, छोटा भाई कर ले। और जिस तरह मज़हर साहब कह रहे हैं कि अगर तो वाकई ऐसा हुआ है तो ये शहबाज शरीफ साहब की भी इंसल्ट है कि अच्छा जी मैं नहीं बनूंगा, भाई को बना दें। और दूसरा ये है कि मियाँ साहब को बता दिया गया कि नहीं आप बस MNA रहेंगे, आप मिनिस्टर भी, मतलब ही इज़ नॉट इवन अ मिनिस्टर राइट नाउ, और भाई जो है वो एक्सेप्टेबल है, भाई पार्टी का सदर भी है, भाई जो है वो वज़ीर आज़म भी बनेगा। दोनों में से कौन सी थ्योरीज को आप सपोर्ट करती हैं? ये कैलकुलेशन बहुत पहले हो चुकी थी कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगर इलेक्शन से पहले आपके ही चंद प्रोग्राम्स में मैंने ये बार बार रिक्वेस्ट की थी, बताया था कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सकते या नहीं बनेंगे, शहबाज शरीफ के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये हम सहाफियों तक भी सारे खबरें पहुंचती रहती हैं, लेकिन मैं लाहौर में थी और मुस्लिम लीग नून के एक बड़े मरकजी और बड़े सीनियर रहनुमा के साथ मुलाकात हुई, मेरी बात भी हुई। उन्होंने मुझे कहा कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। अच्छा, ये मुस्लिम लीग नून के अंदर से पहली कंफर्मेशन थी जो मेरे पास आई थी, ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड इस तरह से कि वो पब्लिकली एडमिट कर रहे थे, वो शख्सियत एडमिट कर रही थी मेरे साथ। उससे पहले हमें खबरें मिल रही थी लेकिन कहीं से तस्दीक, बट दिस वाज वन सच कंफर्मेशन व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। सो मैंने कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? ये टाइम फ्रेम कौन सा था? सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन कौन सा टाइम था जब आपको ये पता लगा?
ये आप दिसंबर 2023 की बात अच्छा, ठीक है, समझ लें, दिसंबर 2023 की बात है। ओके। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कैसे होगा और कौन फिर वज़ीर आज़म होगा, क्या शहबाज शरीफ होंगे? तो वो शख्सियत मुस्कुरा दी, लेकिन उन्होंने कहा कि होगा इस तरह से कि हो सकता है नवाज शरीफ खुद ही स्टेप डाउन कर दें, खुद अपने आप को पीछे ले जाएं और कहें कि मैं नहीं बनूंगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। तो ये जो सहाफियों की भी मुलाकात हुई है और आप बता रहे हैं कि उन सहाफियों के साथ मुलाकात में नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे तो पहले ही पता था, तो ये सब कैलकुलेशन मुस्लिम लीग नून ने अपने ही अंदर करके रखी हुई थी। क्यों करके रखी हुई थी? फिर अवाम के लिए आपने पाकिस्तान को नवाज दो का नारा क्यों दिया? आपने अपने वर्कर्स को क्या सिर्फ सेंटिमेंटल कैश करवाया, सिर्फ वोट निकालने के लिए कैश करवाया? सिर्फ नवाज शरीफ को आपने एक सेंटिमेंटल लिवरेज के तौर पे इस्तेमाल किया, जो बड़े बड़े आपने अखबारात में इश्तेहार दिए और जो एक बिल्कुल गलत, जो कि गैर अखलाकी था, गैर सहाफती था, वो सहाफती मयार पे पूरा नहीं उतरता था, ना सियासी मयार पे, कि आपने 2-3 दिन पहले इलेक्शन से फ्रंट पेज तमाम अखबारात के परचेज कर लिए, खरीदे, और उस खरीदे हुए इश्तेहार को आपने खबर के तौर पे चलवाया कि वज़ीर आज़म बन गए हैं नवाज शरीफ। तो ये सारे सवाल फिर मुस्लिम लीग नून से होने चाहिए। लेकिन मैं हम्बली इस बात से डिसएग्री करूंगी कि नवाज शरीफ का खुद हट जाना और शहबाज शरीफ को आगे कर देना, ये शहबाज शरीफ की इंसल्ट इस तरह से नहीं है, क्योंकि देखिए, या तो आप खुद वज़ीर आज़म बन जाते और फिर शहबाज शरीफ को आपको अल्टीमेटली पंजाब देना पड़ता, या फिर आप नवाज शरीफ खुद पीछे हो जाते और मरियम नवाज को दे देते। तो यहाँ पर ये बात भी दुरुस्त है कि मरियम नवाज के लिए नवाज शरीफ पीछे हटे हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ को डाउनग्रेड करते हुए या उनको गैर मौजूद समझते हुए, या जो भी अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको ये समझते हुए वफाकी हुकूमत नहीं दी। नवाज शरीफ ने अपने आप को स्टेप डाउन किया फॉर हिज डॉटर। अच्छा। अब वो जो पार्टी की भी जो अन्नान है, पार्टी की भी जो रेंज है, वो अपनी बेटी के हाथ में देना चाह रहे हैं, लेकिन वो कितनी कामयाब होती हैं कितनी नहीं, ये एक अलग डिबेट है। तो अब मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून को ये कैंपेन चलानी चाहिए कि नवाज को आवाज दो। गुड वन, नवाज को आवाज दो। अतर साहब, मैं वैसे कैलकुलेशन कर रहा था इसी सवाल जवाब के दौरान कि 7 साल हो चुके हैं। 7 साल पहले नवाज शरीफ साहब जो है इस मुल्क के वजीर आजम थे, लेकिन बातों से और जो तज्जिया मैंने अभी सुना है उससे लग ये रहा है कि जो उनके नाम के ऊपर एक काले मार्कर के साथ जो लाइन लगी हुई थी, वो 7 साल के बाद भी अभी तक उसे वो मिटा नहीं सके हैं, और जिसकी वजह से वो वजीर आज़म की कुर्सी तक नहीं पहुंच सके। आपको लगता है कि इमरान खान साहब के नाम के ऊपर भी अगर ऐसा कोई काला मार्कर है और जिसने उसके ऊपर एक क्रॉस का निशान लगाया है, वो कभी मिटेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म नहीं बने, तो जिस तरह गरीदा ने बताया कि उनकी जमात के लोग अगर पहले बात कर रहे थे, तो कोई भी सहाफ़ी जो फील्ड में काम कर रहा था, जो जाके लोगों से मिल रहा था, वो वाज़े तौर पे बिल्कुल वाज़े था कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। अच्छा। अवाम का जो रिस्पॉन्स था, अवाम टोटली जिस किस्म की बात कर रही थी, वाज़े लग रहा था कि ये अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेंगे। उसके बावजूद मियाँ साहब ने कोई यहाँ पे स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा नहीं किया। उन्होंने एक इलेक्शन हारा और इंतहाई बुरे तरीके से हारा, और उस इलेक्शन के हारने के बावजूद उन्होंने विक्ट्री स्पीच कर दी। उनकी ख्वाहिश थी कि जनाब किसी ना किसी तरीके से हम यहाँ पे पावर को के ऊपर क्लिंग करें। आज अगर शहबाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा संभाल के बैठे हुए हैं, तो वो मियाँ साहब के आशीर्वाद से बैठे हुए हैं। आज मरियम बीबी जिनकी अपनी सीट के ऊपर मुबैना तौर पे उनके मुखालिफ एक इल्ज़ाम लगाते हैं महर शराफत साहब, और वो फॉर्म 45 लेके फिर रहे हैं, आपको भी पता है मियाँ साहब की अपनी सीट का मसला है। तो यहाँ पे उन्होंने कोई सियासत में कोई ऐसी मिसाल कायम नहीं की कि जनाब देखें कि हम एक कुर्बानी दे रहे, नहीं। उन्होंने तो हारे हुए इलेक्शन के बावजूद हुकूमत को संभालना जो है वो अपनी प्रायोरिटी बनाई, और इसके बावजूद कि उनको मालूम था कि वो इलेक्शन बुरे तरीके से हार गए, और उस जमात से हारे जिसके पास लाहौर के अंदर 31 सिंबल्स थे। लाहौर में सिर्फ एक शहर में 31 सिंबल्स के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ रही थी, फिर भी ये उनसे हार गए। तो उसके बावजूद वो हुकूमत में बैठे हुए, तो विच शोज कि मियाँ साहब की एपेटाइट है कि हमने इक़्तिदार में रहना है, अदरवाइज हमारा सर्वाइवल का मसला होगा। दूसरी ये बात कि अब रेड लाइन अगर किसी पे लगी है या ब्लू लाइन लगी है या ब्लैक लाइन लगी है, वो लाइन जो है वो पाकिस्तान की अवाम ने मिटानी है। और आपने देख लिया कि एक सियासी जमात गई और कहा गया कि उसके ऊपर रेड लाइन है, और उसके लीडर ने कहा कि ये जो रेड लाइन है ये मैं आपको मिटा के दिखाऊंगा। तो वो तो मिटा सकते हैं या नहीं सकते, अगर कोई भी लाइन लगे वो पाकिस्तान की अवाम मिटा सकती है। और ये जो इंतखाबात हैं, मेरे ख्याल में इसमें जो हौसला अफजा चीज़ है कि तमाम तर
पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बावजूद, बल्ले का निशान लेने के बावजूद पाकिस्तान नहीं, लेकिन अतर साहब एक सवाल मेरा यहाँ पे बनता है, सॉरी टू इंटरजेक्ट, लेकिन एक सवाल बनता है कि रियलिटी चेक अगर देखा जाए, मतलब आप जिस तरह कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की आवाम ने, बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान की आवाम ने अपना वोट का हक इस्तेमाल किया, आज मुल्क का वज़ीर आज़म कौन है? आज वो शख्स कौन है जो इस वक्त अडयाला जेल के अंदर है? आज किस पार्टी की हुकूमत है? वो मतलब रेटरिक के लिए या फील गुड फैक्टर के लिए शायद आप ये कह लें, लेकिन अगर यूनाइटेड नेशंस का इजलास होगा तो कौन जाएगा वहां पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए? वहां पे जाके पोडियम पे खड़े होकर तकरीर कौन करेगा? उस शख्स का नाम शहबाज शरीफ है। तो क्या वो मुल्क के वजीर आज़म नहीं है? ये है ग्राउंड रियलिटी। आज की इस डेट में इस मुल्क के वजीर आज़म का नाम शहबाज शरीफ है। जी बिल्कुल, वो जरूर जाएंगे और हमारी पूरी उनको सपोर्ट होगी, पर ग्राउंड रियलिटी एक अलग चीज़ है और आइन और कानून के मुताबिक यहाँ पे चीज़ें क्या हुई। ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि आज मोहसिन नकवी वजीर दाखिला है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज से कुछ महीने पहले वो पंजाब के वजीर आला थे और गैर जानिबदार थे। ग्राउंड रियलिटी ये है कि उससे कुछ माह पहले वो जरदारी साहब के साथ पार्लियामेंट लॉजेस में जाके तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनवाने के लिए वहाँ पे लोगों से मीटिंग कर रहे थे। तो क्या हमने यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज देखनी है या हमने आइन और कानून के मुताबिक बात करनी है? आइन और कानून और अवाम की जो मंशा है वो इन ग्राउंड रियलिटीज से कंप्लीटली डिफरेंट है। ये वो रियलिटी है जो कुछ लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ग्राउंड के ऊपर रियलिटी है वो अवाम की विल है और उसके आगे आप ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते। तो ये सारी सियासी जमातों को समझने की जरूरत है। मैं आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। मैं मज़हर साहब से चाहूंगा कि वो इसी पॉइंट के ऊपर जरा तबसरा करें। सर, ग्राउंड रियलिटी तो फिर इस तरह अगर बात ही करनी है तो वो तो अल्ताफ हुसैन की भी है और थी भी, लेकिन लग गया काला मार्कर, लग गया उस नाम के ऊपर और फिर वो मार्कर ऐसा लगा है कि वो मिट ही नहीं सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो क्या ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है कि यहाँ पे अगर आपके नाम के ऊपर अगर वो काला मार्कर लग जाए तो फिर वो नहीं मिटता जब तक लगाने वाला खुद ना फैसला करे कि जनाब मिटा दें? अब हाँ बिल्कुल, जैसे एक्स पर पाबंदी है, अगर वो चाहेंगे तो एक्स पे पाबंदी हट जाएगी, चाहेंगे तो नहीं हटेगी पाबंदी। हाँ। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है। ग्राउंड रियलिटी ये है, और बिल्कुल मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी ये कि नवाज़ शरीफ अपनी सियासत में, नवाज़ शरीफ सियासी तौर पे नाकाम हुए। नवाज़ शरीफ को सियासी तौर पे शिकस्त हुई, शहबाज शरीफ सियासी तौर पे कामयाब हो गए। और यही सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के अंदर हमें नज़र आ रही है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक फैक्शन ये बात समझता है कि शहबाज शरीफ ने किसी तरह मनोवर्ट किया है चीज़ें। उनको ग्राउंड रियलिटी का नवाज़ शरीफ से ज़्यादा पता था। उन्हें ये पता था कि नवाज़ शरीफ का बयानिया जो है, वो वाला जो बयानिया है वो शायद काबिल कबूल नहीं होगा। ठीक है ना, वरना ये चौथी बार वज़ीर आज़म का मुसलसल ढंडोरा पीटना नहीं होता। आप नवाज़ शरीफ अगर बहुत पहले आ जाते, आज से 2 साल पहले अभी आ जाते अगर नवाज़ शरीफ पाकिस्तान, तो सिचुएशन शायद उतनी ज़्यादा खौफनाक नहीं होती। ठीक है। अगर नवाज़ शरीफ की पार्टी के अंदर इतनी से थी तो नवाज़ शरीफ अदम एतमाद की तहरीक के बाद शहबाज शरीफ से ये कहते कि जी फौरी तौर पे इलेक्शन करा दो, कम वोट में। अब चीज़ें ये हैं कि चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। उन ख़राब होती हुई चीज़ों को शहबाज शरीफ, आप 16 महीने ले लें शहबाज शरीफ, अब जो सफ़र शुरू हुआ है कब तक चलता है ये अलग बात है, लेकिन शहबाज शरीफ तो जो आपका ट्रम्प कार्ड था 2022 से पहले, मुस्लिम लीग नून का ट्रम्प कार्ड क्या था? मुस्लिम लीग नून पंजाब की जब बात करती थी तो क्या बात करती थी? देखें शहबाज शरीफ ने पंजाब को क्या कर दिखाया। देखिए मिस्टर स्पीड, देखिए पंजाब को बदल के रख दिया शहबाज शरीफ ने। ये सारी बातें शहबाज शरीफ को का इमेज बिल्डिंग थी वो क्या थी? यही थी। लेकिन आपने जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद वक्त आपने शहबाज शरीफ के सपोर्ट कर दिया, नोइंग वेल के सिचुएशन ऐसी नहीं है। उस वक्त शाहिद खाकान या XYZ किसी और को वजीर आजम बना देते। अपना ट्रम्प कार्ड आदमी संभाल के रखता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब। टाइम अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गया। गरीदा फारूकी साहिबा, अतर काज़मी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।